गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने YouTube चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी की मौत की रात और दिन की पूरी कहानी। इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, इस सच को आज हम पूरा जानते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे ये चैनल पे विपिन चंद्रा की बुक आधुनिक भारत के इतिहास की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। 4 दिन से ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास अगर बुक भी नहीं है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो हम जो भी बुक्स पढ़ाएंगे, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे सतीश चंद्रा हो, हम उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपके पास एक कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर की तारीख भारत के इतिहास में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। अपने फौलादी इरादों के लिए विख्यात और बड़े से बड़ा फैसला बेखौफ लेने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इस दिन की सुबह उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची और 31 अक्टूबर 1984 को इस पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई। देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई है? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय वो प्रधानमंत्री थी, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो, और 1984 में ही उनकी मृत्यु होती है। देखिए उनकी मृत्यु का मुख्य कारण माना जाता है ऑपरेशन द ब्लू स्टार। ऑपरेशन द ब्लू स्टार की क्या कहानी है, मैंने उसको चैनल पे मैंने पढ़ाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि इंदिरा गांधी को क्यों उन्हीं के सिख अंगरक्षकों ने मार दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। मौत के एक दिन पहले का वो भाषण, देखिए इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं, जैसे अपने भाषण में उन्होंने बता दिया था कि उनकी जिंदगी बहुत कम है, लेकिन इतनी कम कि एक दिन पहले ही उन्होंने बता दिया कि अब वो शायद हमारे बीच रहें या ना रहें। चलिए पढ़ते हैं उनके भाषण में क्या ऐसा चेंज उन्होंने किया था। मौत से एक दिन पहले इंदिरा गांधी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दोपहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी उनके लिए एक अच्छा सा भाषण लिखकर तैयार किया गया था। इंदिरा हमेशा की तरह उसी भाषण को जनता के सामने पढ़ती, लेकिन उस दिन ऐसा ना हुआ। इंदिरा गांधी ने उस लिखे भाषण को खोला तक नहीं और जनता से यूं ही मुखातिब होने लगी और भाषण देने लगी। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में अपनी मौत का जिक्र कर दिया, जो शायद उस वक्त हर किसी को हैरान कर गया। इंदिरा ने कहा कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इंदिरा द्वारा ये कही गई ये लाइन जैसे बिजली की तरह गिरी। उनका भाषण में अपनी मौत का जिक्र करना मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद लोगों को बता रही हूं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। देखिए इंदिरा का वो आखिरी भाषण जो इंदिरा ने अपनी मौत से एक दिन पहले दिया था, और उन्होंने उस भाषण में कुछ ऐसे शब्द कहे, जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। आज मैं शायद यहाँ हूं, कल यहाँ ना रहूं। ये सारे शब्द लोगों के ऊपर बिजली की तरह गिरे कि इंदिरा ऐसे शब्द कैसे बोल सकती हैं। लेकिन इंदिरा ने एक दिन पहले अपनी मौत से एक दिन पहले जो भाषण भुवनेश्वर में दिया था, वो भाषण उनका किसी के द्वारा लिखा हुआ गया नहीं था। उन्होंने खुद ही जनता से मुखातिब हुई और वो बोलने लगी थी। मौत से एक दिन पहले पूरी रात सो नहीं पाई थी इंदिरा। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मौत से एक दिन पहले इंदिरा बेचैन थी। एक रात पहले वो सो नहीं पाई थी। उस रात उनकी बहू सोनिया गांधी रात के बाद अपनी दवा लेने जब उठी तो उनकी सासू मां उनके साथ आई। इंदिरा ने सोनिया से कहा कि परेशान मत होना, मैं हूं साथ में। उस रात इंदिरा देर तक जागी, या यूं कहें वो सो नहीं पाई। देखिए सोनिया गांधी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वह अस्थमा की दवा लेने के लिए उठी थी और उनके साथ इंदिरा जो सो ही नहीं रही थी वो भी आ जाती है और बोलती है कि सोनिया तुम परेशान मत होना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये कह के वो जागती रही और वो सो नहीं पाई। तो एक दिन पहले इंदिरा नहीं सोई थी
चलिए आगे बात करते हैं, जो मॉर्निंग जो सुबह होती है और क्या शेड्यूल रहता है उनका उस दिन का, जिस दिन उनकी मृत्यु होती है। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। उस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा दौरे के दौरान भी उनका शूट कर रहे थे। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्री कौन बना रहे थे? पीटर उस्तिनोव। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिगन और मिजोरम के नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल्स, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर का और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथुर वहां पहुंच गए। केपी माथुर उनके, जिसे आप बोल सकते हैं रूटीन चेकअप केपी माथुर उनका करते थे। वे रोज इसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया। दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने पर भी मजाक किया। आगे हम क्या देखते हैं? अचानक फायरिंग कैसे होती है? अचानक फायरिंग, चलिए इस पे बात करते हैं। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वरम दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देशानुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया। देखिए कई बार क्वेश्चन बने कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु होती है तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह होते हैं। वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया और गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गईं। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा की शरीर के अंदर डाल दी। कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांग और पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उन्हें छत विछत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। मतलब माहौल काफी अफरा तफरी का हो गया था कि प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया सुरक्षा कर्मियों के रहते हुए, और उन्हीं के सुरक्षा कर्मी द्वारा उन पे यह हादसा किया गया। एक अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार के पीछे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर
एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरगंज रोड से किसी ने एम्स को फोन करके नहीं बताया कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड को गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बलराम पहुंच गए। आगे हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और उनके दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून की मात्रा का 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर हमने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। देखिए, कोई छोटी सी बात तो थी नहीं। एक देश की प्रधानमंत्री और उनके ऊपर इतना भयानक अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इतनी जल्दी पुष्टि नहीं की जा सकती कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जितनी कोशिश की जा सकती थी डॉक्टर द्वारा, उतनी कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी, जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। यह साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। देखिए, उनका टेम्परेचर बिल्कुल गिर चुका था, 36-37 डिग्री यहाँ पे हो चुका था उनका टेम्परेचर। 36-37 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर था, वो घटकर इनका 31 डिग्री पे पहुंच चुका था। डॉक्टर ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंतों को भी काफी क्षति पहुंची थी। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय ही सलामत बचा था। देखिए, ये पूरी की पूरी योजना, ये जो पूरी षड्यंत्र रचा गया था इंदिरा गांधी की हत्या के लिए, ये पूरा का पूरा पहले से प्लान किया गया था। और इस प्लान का जो, जिसे आप बोल सकते हैं, सीधा कनेक्शन ऑपरेशन द ब्लू स्टार से था। इंदिरा ने सिख ये सोच रहे थे कि इंदिरा ने ही स्वर्ण मंदिर को तहस नहस करवाया, उन्हीं की इस ऑपरेशन के कारण स्वर्ण मंदिर तहस नहस हुआ। तो सिख इंदिरा के खिलाफ हो गए थे। इंदिरा को पहले से ही बताया जा रहा था, इंदिरा गांधी को, कि आप अपने जो भी सिंह अंगरक्षक हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जान पे खतरा बना रहेगा। इंदिरा को ये चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि इंदिरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का धर्म को लेकर भेदभाव हो। और उन्होंने ये जो फाइल सामने लाई गई थी कि आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए कि जितने भी सिंह अंगरक्षक है उनको हटा दिया जाए, इंदिरा ने इस फाइल से बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी और इसको हटा दिया था उन्होंने। लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, ऑरेंट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है? उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नजदीक ड्यूटी करने पर नहीं लगाया जाएगा। यानी एक साथ 2 सिखों को नहीं लगाया जाएगा। तो फिर कैसे 2 सिख एक साथ ड्यूटी करने लगे? क्योंकि उन्होंने प्लान किया था। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। देखिए, इंदिरा गांधी की मौत ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही होती है और 2 सिख द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सिख दंगा होता है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। मैंने ऑपरेशन द ब्लू स्टार में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। मैंने इंदिरा गांधी में भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि उनकी मौत कैसे हुई, कैसे षड्यंत्र से हुई उनकी मौत, कैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है। मतलब पूरी की पूरी उस घटना पे मैंने पूरा का पूरा सच यहाँ पे रखने की कोशिश की है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।